जो प्रकृति बताती है वो तो हम हमारे किसान समझ के कर ही रहे हैं। कौन सी फसल कितनी कब बोनी है, फसल चक्कर है, मेरी समझ में नहीं आया है, मैं उनको अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन थोड़ा मॉडल ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल होने से, जैसे प्रेमानंद जी ने बताया है, वो सारा सहयोग भी दे रहे हैं, ये ब्लॉक लेवल पे करके और फिर आगे तो ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद। आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी। मैं इस सुझाव के प्रति सकारात्मक हूँ, लेकिन इसकी जो बृहदनेस है उसको करने के लिए हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि उसकी सामर्थ्य जो है तब तक आप में नहीं आएगी जब तक कि आपको सरकार से वो इकोसिस्टम नहीं मिलेगा। और जैसा मैंने आपसे कहा है, मेरा ऐसा सोचना है कि बहुत सारे इंटरेस्ट जो है जो कि सरकार चला रहे हैं वो इस चीज़ को फलीभूत होने में बाधा बनेंगे। लिहाजा हमें कहीं ना कहीं सरकार को विवश करना होगा, अन्यथा पराजित भी करना होगा। जी, किसी अन्य साथी का कोई प्रश्न? मैं चौथा पॉइंट पढ़ देता हूं। चौथा पॉइंट है, सिस्टम को मालूम होगा कि खाद्यान्न को खाने वाला कंज्यूमर किस भूभाग में स्थित है, उसी के अनुरूप खाद्यान्न संबंधित क्षेत्र के वेयर हाउस, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, होम डिलीवरी बॉय के माध्यम से कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। यह सभी सेवा प्रदाता कहलाएंगे और इनको सेवा शुल्क का भुगतान का सेटलिंग अकाउंट के माध्यम से होगा। इसी प्रकार किसानों को भी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्हें ऋण की लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके खाद्यान्न की एक एमएसपी खेत से निकलते ही मिल जाएगी। वह कंज्यूमर को अधिकतम 2-3 एमएसपी का भुगतान करना होगा। शेष 1-2 एमएसपी का सेटलिंग अकाउंट में पहुंचेगी। इस अकाउंट में सेवा प्रदायगी करने वाले सभी सेवा प्रदायकों को भुगतान किया जाएगा। जी सर, ये पॉइंट नंबर 9 और 10 है, पेज नंबर 4। इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। देखिए, इसमें ये बताने की कोशिश की गई, जो शुरू में स्टेटमेंट दिया गया था कि किसान को एक एमएसपी मिलने के बाद मालिक किसान को बनाए रखने के पीछे एक विशेष मकसद था, जिससे कि इस पूरी चैन का जो पैसा है वो उस किसान के दूसरे खाता, जिसको कॉस्ट सेटलिंग खाता है, वो भी किसान का ही है। तो किसान के 2 खाते हो गए, एक उसका अर्निंग अकाउंट हो गया और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट हो गया। तो अभी जो बीच के प्लेयर्स हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, मिडिल प्लेयर्स जो है ना, वो दे आर टेकिंग मैक्सिमम एडवांटेज। चाहे आप किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, चाहे कि आप जो है ना इवन कपड़ों की बात कर लीजिए, तो फैक्ट्री वाला उसे जो है 500 रुपये में बनाता है और शोरूम वाला उसे 2500 में बेचता है। तो जिसने बनाया उसको जो है ना फैब्रिक से लेके हर चीज़, डिजाइनिंग, ये वो एक्साइज, सभी कॉस्ट उसको वहन करना पड़ रही है, तब भी वो 500 में प्रोड्यूस कर पा रहा है, और बीच के प्लेयर उसमें से 2000 खा जा रहे हैं। इस मॉडल में ये बीच वाले प्लेयर्स का राशनलाइजेशन कर दिया जाएगा, और वो भी जो है, क्योंकि पूरे 144 करोड़ लोगों को कैटरिंग की व्यवस्था की गई है, लिहाजा आज की तुलना में हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि परचेजिंग पावर फिर बाधा नहीं बनेगी, और परचेजिंग पावर को बीच में सपोर्ट करने के लिए कलवृक्ष अकाउंट आ गया है, और वही कलवृक्ष अकाउंट उसको जो है ट्रेंड कर रहा है, उसमें नॉलेज इम्पार्ट कर रहा है, और वो भी उसके पोटेंशियल के लिए। इसीलिए मैंने एक दूसरा डॉक्यूमेंट भी जो है ना शेयर किया हुआ है। वो जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो 144 करोड़ के पोटेंशियल लोगों को कैसे मिलेगा, उसको साथ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इट इज़ ए हाईली विन विन सिचुएशन। कोई रिस्क नहीं होगी, और किसान की तो रिस्क 200% जो है ना ख़त्म हो गई है, और बाकी लोगों की भी। देखिए, आज व्यवसायी जो है रिस्क लेके जो है उसको ख़रीदता है, कहीं पे होल्ड करता है,
फिर उसको जो है ना जहाँ वो सप्लाई करता है कई बार उसका भुगतान जो है ना वहाँ पे चैप जाता है, वो कई बार जो है वो दिवालिया भी हो जाता है। तो ज़्यादा बेनिफिट पाने के लिए, ज़्यादा आय के लिए जो कुछ भी हटकर्म कर रहा है, उस हटकर्म के बाद भी उसे बहुत लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा इसमें निवेदन केवल इतना ही है कि ये सब चीज़ जो है, छोटा सा निवेदन केवल इतना ही है कि दिस इज ए बिग राशनलाइजेशन एंड इनेबलिंग, केवल किसानों की नहीं है बल्कि भारत के हर नागरिक की है, क्योंकि फंडामेंटल राइट टू फूड के तहत भारत के हर नागरिक को न केवल खाद्यान्न, दूध, दही, सब्जी, फूल, फल और जीवनवर्धक औषधियों का मौलिक अधिकार होगा, और उस व्यक्ति को भी होगा जिसके खीसे में एक पैसा नहीं है। उसे इन मौलिक अधिकारों के लिए उसके ही एक दूसरे अकाउंट, जिसको हम कलब्रिक्स अकाउंट कह रहे हैं, उस वहाँ से पैसा आ जाएगा। और ये फ्री भी नहीं है, इट इज़ ए टेम्परेरी मनी इनेबलिंग है। और फिर उस व्यक्ति के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके उसके बीच के माइलस्टोन्स तय करते हुए नॉलेज को इम्पार्ट किया जाएगा, हुनर को, स्किल सेट को जो है ना इम्पार्ट किया जाएगा, और टेक्नोलॉजी इनेबलिंग की जाएगी। एक गरीब बच्चा जिसके खीसे में एक पैसा नहीं है, वो कल का उद्योगपति बनेगा, और इसमें भारत सरकार के खजाने का एक पैसा नहीं लिया जाएगा। इट इज डूएबल। हमने जो एक दूसरा डॉक्यूमेंट शेयर किया है कि भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, यदि उस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ेंगे तो इस चीज़ पे आपको काफ़ी जो है समझने का मौका मिलेगा। और मैं जब दूसरे ओकेजन पे आऊँगा तो इनको पढ़ने के बाद जो प्रश्न बनेंगे, मैं आप चाहें तो इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद अपन सिर्फ एक लोगों के प्रश्नों को जो ना टेकअप करने के लिए हम एक सेशन रख सकते हैं, क्योंकि अभी जो है ना हो सकता है उन्हें डॉक्यूमेंट पढ़ने का मौका नहीं मिला हो सकता है उनको उस पर डिलीवर करने का मौका नहीं मिला हो। तो वो डॉक्यूमेंट सभी को शेयर किया गया है, डॉक्यूमेंट सभी उपस्थित साथियों को शेयर किया गया है, लेकिन चैट बॉक्स में पड़ा हुआ है या उसको समझने का समय नहीं मिला हो। लेकिन मेरा ये कहना ये है कि जो अभी आपका ग्रुप है वो ग्राउंड पर डुएबिलिटी के जो है ना उस सिंड्रोम में फंसा हुआ है। तो हम लिमिटेड फॉर्म में जो डुएबल है उसे भी कर लें, लेकिन हमें इसको लार्जर प्लेटफॉर्म में यदि हमें एंड टू एंड सॉल्यूशन के तौर लाना है तो हमें आज के राजनेताओं को या तो विवश करना पड़ेगा, नहीं तो पराजित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ये लगभग वैसी ही स्थिति है जैसा कि महाभारत के 5 गांव थे। यदि ये राजनेता हमें ये नहीं देंगे तो इनकी पराजय सुनिश्चित है। ये नए युग का, नए निर्माण का महाभारत होगा। जी, इसमें जो एक बात निकल के आ रही, क्योंकि हमारे